Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this class we are going to discuss the question answer of chapter 4, Do Animals Share Ideas? तो आप सबको पता है कि हमने अपने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को डिस्कस किया है। हमने इस चैप्टर की ग्लॉसरी और नोट्स पे भी डिस्कशन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप जाके पहले उस वीडियो को देखें। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन आंसर सेशन को समझने में आसानी होगी। तो आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स को। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रीहेंशन और कॉम्प्रीहेंशन में B.1 थिंक एंड टेल। थिंक मतलब सोचो और टेल मीन्स बताओ। मतलब पहले आपको स्टोरी को सोचना है, याद करना है, रिमाइंड करना है और फिर आपको इसके आंसर्स बताने हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी एक्सप्रेस? हम क्या व्यक्त करते हैं? आपने चैप्टर में पढ़ा है कि हम जो मनुष्य होते हैं वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। हम अपनी बातों को अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिली कहीं पे भी रख सकते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि हम क्या व्यक्त करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। हम अपनी विचारों को और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू एनिमल्स डू विद देयर सेंस ऑफ स्मेल? जानवर अपनी सूंघने की क्षमता के साथ क्या करते हैं? इट मीन्स कि जो जानवर होते हैं वह अपनी सूंघने की क्षमता का उपयोग किस तरीके से करते हैं। तो आपने चैप्टर में पढ़ा है कि जो जानवर होते हैं वो अपने सूंघने की क्षमता का प्रयोग अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए और साथ ही साथ अपने दुश्मनों को डराने के लिए करते हैं। Animals use their sense of smell to search for partners and to frighten their enemies. वे अपने सूंघने की क्षमता का उपयोग अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए और साथ ही अपने दुश्मनों को डराने के लिए भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेल एनी 3 ways animals send messages. जानवर संदेश भेजने के लिए किन तरीकों का प्रयोग करते हैं? किन्हीं 3 तरीकों के बारे में आपको बताना है। तो हम सब ने चैप्टर में पढ़ा है कि जो जानवर होते हैं वह संदेश भेजने के लिए साउंड का यूज़ करते हैं, बॉडी पोस्चर का यूज़ करते हैं, मतलब शारीरिक मुद्रा का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ वे गंध के माध्यम से भी संदेश भेजते हैं। तो आइए आंसर करते हैं। एनिमल्स सेंड मैसेज थ्रू स्मेल, स्पेसिफिक साउंड एंड बॉडी पोस्चर। तो वो क्या करते हैं? संदेश भेजने के लिए वो स्मेल का यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक साउंड्स का यूज़ करते हैं और अपने बॉडी पोस्चर के थ्रू एक दूसरे को वो मैसेज भेजते हैं। तो यहाँ पे हमारा थिंक एंड टेल कंप्लीट होता है और अब हम करेंगे थिंक एंड राइट। थिंक मतलब सोचो और राइट मीन्स लिखो। तो आपको पहले सोचना है, रिमाइंड करना है और फिर आपको आंसर करने हैं। स्टार्ट करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मीन्स गलत। बेस्ड ऑन स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। कहानी के आधार पर प्रत्येक वाक्य के आगे सत्य और असत्य लिखना है आपको। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए, एनिमल्स शोज देयर फीलिंग्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। जो जानवर होते हैं वे अपनी भावनाएं दिखाते हैं और जानकारियां साझा करते हैं। हाँ, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जानवर भी भावनाएं दिखाते हैं और जानकारियां साझा करते हैं, लेकिन ये करने का तरीका उनका हम ह्यूमन बीइंग से थोड़ा अलग होता है। लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है नो एनिमल कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम अ डिस्टेंस।
कोई भी जानवर अपने साथी को दूर से सूंघ नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो अपने सेंस ऑफ स्मेल का यूज़ अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए करते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत दूर से ही अपने पार्टनर को पहचान जाते हैं और जान जाते हैं। नेक्स्ट है सी, बॉडी पोस्चर इज वन ऑफ द वे बाय विच एनिमल्स सेंड मैसेज। शारीरिक मुद्रा उन तरीकों में से एक है जिसके द्वारा जानवर संदेश भेजते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो जानवर होते हैं वह संदेश भेजने के लिए जिन तरीकों का उपयोग करते हैं उनमें शारीरिक मुद्रा भी एक है। वो बॉडी पोस्चर के थ्रू भी एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है द वे एनिमल्स शोज देयर फीलिंग्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ह्यूमन लैंग्वेज। जिस तरह से जानवर अपनी भावनाओं को दिखाते हैं और जानकारियां साझा करते हैं वह भाषा मनुष्य की तुलना में अधिक जटिल है। तो जो हमारा ह्यूमन लैंग्वेज होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ना कि जानवरों की जो भाषा होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। ह्यूमन लैंग्वेज इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द वे एनिमल्स शोज देयर फीलिंग एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो दिए गए जो आपके पास प्रश्न है उस पर क्या करना है, आपको टिक लगाना है, मतलब सही आंसर को टिक करना है। तो फर्स्ट व्हाट डू एनिमल्स नॉट यूज टू सेंड मैसेज। जानवर संदेश भेजने के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहला है शब्द, वर्ड्स, साउंड्स मतलब ध्वनि, स्मेल्स मतलब गंध, डी बॉडी मूवमेंट्स। तो एक प्रश्न बहुत आसान है और सबको मालूम है कि जो जानवर होते हैं उनके पास यूज़ करने के लिए या मैसेज भेजने के लिए वर्ड नहीं होता है, उनके पास शब्द नहीं होता है। तो किनका प्रयोग नहीं करते हैं, तो वर्ड्स का प्रयोग वे नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ एन एनिमल रेज इट्स हेयर व्हाट डू वी नो। यदि कोई जानवर अपने बाल उठा ले तो हमें क्या पता चलता है। इट्स एंग्री, यह गुस्सा है। इट्स सैड, यह दुखद है। इट्स हैप्पी, यह खुश है। इट्स एफ्रेड, इसका डर है। तो जब जानवर अपने हेयर को रेज कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि वे गुस्से में हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स एंग्री। What do animals do to show friendship? दोस्ती दिखाने के लिए जानवर क्या करते हैं। फर्स्ट है they raise their hair, B they bare their teeth, C they come close to each other। तो ए में क्या है, वे अपने बाल खड़े कर लेते हैं, रेज कर लेते हैं। बी है वे अपने दांत दिखाते हैं। नेक्स्ट है वे एक दूसरे के करीब आते हैं। तो हम सब ने चैप्टर में पढ़ा है कि जब जानवर फ्रेंडशिप दिखाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दे। जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन सब के जवाब आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू सेंड मैसेज। जानवर अपने सूंघने की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से संदेश भेजने के लिए करते हैं। तो आइए इसका आंसर करते हैं कि जो जानवर होते हैं वह किस प्रकार से अपने सेंस ऑफ स्मेल का यूज़ करके मैसेज भेजते हैं। आंसर, एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जानवरों में गंध की तीव्र अनुभूति होती है, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। दे यूज इट टू सेंड मैसेज, और इसका प्रयोग वे संदेश भेजने के लिए करते हैं। दे लीव अ सेंट, वे एक गंध छोड़ते हैं। टू फ्राइटन देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों को डराने के लिए। दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स फ्रॉम किलोमीटर अवे, और वे किलोमीटर दूर से अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए अपने गंध की शक्ति का उपयोग करते हैं। जो जानवर होते हैं वे अपने एनिमीज को डराने के लिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को, अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए भी वे अपनी गंध की शक्ति का उपयोग करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, why is human language complex compared to the way
एनिमल्स कम्युनिकेट? जानवरों के संवाद करने की तरीके की तुलना में मानव भाषा जटिल है क्यों? तो आपको बताना है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है कंपेयर अगर हम करते हैं जानवरों के संवाद करने के तरीके से। आइए इसका आंसर करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो मनुष्य होता है वो कई तरीकों से भाषा सीखता है, जो कि शब्दों से बनता है और बहुत सारे तरीकों से अपने सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो जानवरों के पास नहीं होता है। इसलिए जो हम मनुष्यों की भाषा होती है वो जानवरों से जटिल होती है। तो आइए आंसर करते हैं। ह्यूमन्स लर्न लैंग्वेज इन मेनी डिफरेंट वेज। मनुष्य कई अलग अलग तरीकों से भाषा सीखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ वर्ड्स एंड कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट सेंटेंसेस। और ये जो भाषा होती है ये शब्दों से बनती है, ये शब्दों से बनी होती है और अनंत वाक्य बना सकती है। मतलब अपने वर्ड्स के हेल्प से हम इनफाइनाइट सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, विच एनिमल डोंट हैव, जो जानवरों के पास नहीं है। जानवरों के पास शब्द नहीं होता है जिसका प्रयोग करके वह वाक्य बनाकर किसी भाषा के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करें। That's why human language is more complex than the way animal communicate. इसलिए मानव भाषा जानवरों के संवाद करने के तरीके से अधिक जटिल है। तो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट, एक्सप्लेन व्हाई इट इज आउट ऑफ प्लेस। तो आपको ऑड वन आउट करना है, मतलब इन ग्रुप्स में से कोई एक ऐसा वर्ड है जो उस ग्रुप का, उस कैटेगरी का नहीं है, तो आपको उसको आउट करना है और बताना है कि आपने उसको आउट क्यों किया। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है फीलिंग्स। फीलिंग मतलब होता है भावना। आइडिया मीन्स विचार। थॉट्स, थॉट्स मतलब भी हमारे विचार ही होते हैं। टेबल, टेबल मीन्स मेज। और इमोशन मीन्स होता है भावना। तो आपने देखा कि फीलिंग्स, आइडिया, थॉट एंड इमोशन, ये चारों किसी एक पर्टिकुलर क्लास के हैं, एक कैटेगरी के हैं। और यहाँ पे जो आपका टेबल है उनका इन चारों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको करेंगे आउट। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में टेबल। नेक्स्ट है टिथ, माउथ, मोबाइल, नोज, ईयर। तो टिथ मतलब दांत, माउथ मतलब मुंह, मोबाइल मीन्स मोबाइल फ़ोन, नोज मीन्स नाक और ईयर मीन्स कान। तो ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, टिथ, माउथ, नोज, ईयर, और ये जो मोबाइल है इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे हम आउट करेंगे मोबाइल को। नेक्स्ट है डांस, सिंग, टॉक, बुक, लाफ। तो डांस मतलब होता है डांस करना, नाचना। सिंग मतलब होता है गाना। टॉक मतलब होता है बातें करना। लाफ मतलब होता है हंसना। और बुक मतलब होता है किताब। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि बुक का इन चारों के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ हम आउट कर देंगे बुक को। नेक्स्ट है स्मेल, हियर, फ्रेंड, शी, टेस्ट। ये है सूंघना। हियर मतलब सुनना, सी मतलब देखना और टेस्ट मतलब होता है स्वाद। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं और फ्रेंड का इन चारों से कोई लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ से आउट कर देंगे फ्रेंड को। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है ग्रामर, और ग्रामर में क्या है, प्रीपोजिशन एग्जाम्पल्स। तो आपको कुछ प्रीपोजिशन पढ़ने हैं, तो आइए देखते हैं। They also use their sense of smell to find partners. The words of and to are preposition. तो जो शब्द ऑफ है और जो शब्द टू है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जो यहाँ पे हमारा ऑफ है और जो टू है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आइए समझते हैं कि प्रीपोजिशन किसको कहते हैं। आपके लिए जो ये शब्द प्रीपोजिशन है वो थोड़ा नया है, तो प्रीपोजिशन में ही आपको प्रीपोजिशन का आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके प्रीपोजिशन में यहाँ पे क्या है, पोजीशन है। पोजीशन मतलब होता है किसी का स्थान। तो प्रीपोजिशन को भी हम कहते हैं अ वर्ड दैट शोज अ नाउन और प्रोनाउंस पोजीशन, जो हमें संज्ञा और सर्वनाम का स्थान बताता है।
उसी को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन with other words in the sentence। सेंटेंस में उस नाउन और प्रोनाउन के स्थान को बताता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, द एप्पल इज इन द प्लेट। तो यहाँ पे एप्पल क्या है, नाउन है, और प्लेट क्या है, नाउन है, और इन दोनों के पोजीशन को कौन बताता है, इन। तो ये पोजीशन बताने का काम करता है। जैसा कि आप अपने बुक में देख पा रहे हैं कि हमें पढ़ना है प्रीपोजिशन टाइम एंड डेट, प्रीपोजिशन प्लेस, प्रीपोजिशन मोशन। इट मीन्स प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। हम तीनों प्रीपोजिशन को आज की क्लास में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो जनरली यूज होने वाले प्रीपोजिशन है वो है इन, ऑन, एट। तो हम देख लेते हैं कि हम इनका यूज कहाँ करते हैं। यूज इन फॉर टाइम पीरियड्स लाइक मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स और पार्ट्स ऑफ द डे। मंथ्स मतलब महीनों, ईयर्स मीन होता है वर्षों, सीजन्स मतलब होता है मौसम, और पार्ट ऑफ द डेज मतलब दिनों के कुछ हिस्सों जैसी समयावधियों के लिए उपयोग करते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बस इतना समझना है कि हम इनका प्रयोग मंथ्स के, ईयर्स के, सीजन्स के और पार्ट्स ऑफ द डे मतलब दिन के कुछ हिस्सों जैसी समयावधियों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यूज ऑन फॉर स्पेसिफिक कैलेंडर डेज और डेट्स। तो हम ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं, हम ऑन का यूज़ किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर कैलेंडर के दिनों या तिथियों के लिए इसका उपयोग करते हैं। मतलब तिथि के लिए या दिनों के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ एट। एट फॉर स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे मतलब दिन के किसी विशिष्ट समय के लिए, सच एज आवर्स और मिनट्स, जैसे कि घंटे या मिनट के लिए उपयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एट, ऑन और इन प्रीपोजिशन को समझते हैं। सारा वॉज बॉर्न इन जनवरी। सारा का जन्म जनवरी में हुआ है। तो ये जो जनवरी है वो क्या है, महीना है। और हमने अभी पढ़ा कि जब हमको मंथ मिलता है तो उसके आगे हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, इन। तो जहाँ पे भी आपको किसी महीने का नाम मिलेगा वहाँ पे आप इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन दिसंबर, इन नवंबर एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हर आंट वॉज बॉर्न इन 1978। उसकी चाची का जन्म 1978 में हुआ था। अब ये क्या है, 1978 जो है वो एक साल है, मतलब एक वर्ष है। और अभी हमने पढ़ा कि जब भी हमें ईयर मिलता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, इन का। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, इन। जैसे मेरा जन्म 2001 में हुआ है, तो आई वॉज बॉर्न इन 2001। तो यहाँ पे हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे अगर कहीं पे भी हमें ईयर मिलता है तो। हर ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज बॉर्न इन 1920s। उसकी परदादी का जन्म 1920 के दशक में हुआ था। तो अगेन हमको यहाँ पे क्या मिलता है, ईयर मिलता है। और जब हमें ईयर मिलता है तो हमें पता है कि हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑन मंडे आई एम टेकिंग माई डॉग फॉर अ रन। अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि हम ऑन का उपयोग डेज के लिए और डेट के लिए करते हैं। जहाँ पे भी हमें कोई डेट दिखाई दे, पर्टिकुलर कोई डेट दिखाई दे या कोई पर्टिकुलर डे दिखाई दे तो हम उसके पहले ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑन मंडे। नेक्स्ट है ऑन फ्राइडे आई गेट माई हेयर डाउन। तो यहाँ पे क्या है, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। और जब हमको फ्राइडे मिलता है तो फ्राइडे का मतलब होता है कि ये किसी डे के बारे में बात हो रहा है, तो उसके पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द मूवी स्टार्ट्स एट 6 o'clock। यहाँ पे क्या है, 6 o'clock, अब पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात हो रहा है तो उसके पहले हम एट का यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया
किसी आवर के बारे में और मिनट के बारे में बात हो, किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात हो, तो हम उसके पहले एट का यूज़ करते हैं। माई फादर गोज़ ऑन बेड एट 10:30, तो 10:30 जो है वो क्या है, 10 इज़ आवर एंड 30 इज़ मिनट, और यहाँ पे आवर और मिनट्स के बारे में बात हो रही है, तो इसके पहले हम यूज़ करते हैं अपने प्रीपोजिशन एट का। माई लास्ट क्लास एंड्स एट 2 PM, और यहाँ पे 2 PM है, ये भी किसी टाइम के बारे में बात हो रही है, तो इसके पहले भी हम यूज़ करते हैं एट प्रीपोजिशन का। एंड द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज़ बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर और आफ्टर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, use the preposition before and after to state that something happens either before or after a specific time, मतलब किसी एक स्पेसिफिक टाइम के पहले अगर कोई घटना हुई हो तो हम यूज़ करते हैं बिफोर, और उसके बाद कोई घटना हुई हो तो हम यूज़ करते हैं आफ्टर। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आई विल सी यू आफ्टर क्लास, मैं तुम्हें क्लास के बाद मिलूँगा। जब यहाँ पर हम बाद की बात करते हैं तो हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। सी बॉट दैट हाउस बिफोर 1995, उन्होंने यह घर 1995 से पहले ख़रीदा था। यहाँ पे पहले के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ हम यूज़ करते हैं बिफोर का। नेक्स्ट है आई विल सी यू आफ्टर जून, मैं आपसे जून के बाद मिलूँगा, और यहाँ पे अगेन आपको जब बाद मिलता है तो हम यूज़ करते हैं आफ्टर का। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एट, इन, ऑन। अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के अनुसार हम प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं। जब हम महीनों के बारे में बात करते हैं तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी सीज़न के बारे में बात करते हैं उसके पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगर किसी डे के बारे में या किसी डेट के बारे में बात करते हैं तो हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और जब हम आवर्स और मिनट्स में टाइम को बताते हैं तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आफ्टर को हम बाद के सेंस में यूज़ करते हैं और बिफोर को पहले के सेंस में यूज़ करते हैं। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्लेस के अकॉर्डिंग, जगह के अनुसार हम किस तरीके से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इन जनरल वी यूज़ एट फॉर अ पॉइंट, एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं हम पॉइंट के लिए। पॉइंट मीन्स पर्टिकुलर प्लेस। जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे एट द सिनेमा हॉल, किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात हो रही है तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जब हमें एड्रेस बताना होता है या लोकेशन बताना होता है तो ये भी किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे एट मुंबई एयरपोर्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू एट CG रोड। तो ऐसे किसी लोकेशन या एड्रेस के बारे में भी बात होता है तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी। तो एट प्रीपोजिशन का यूज़ हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, कोई एड्रेस या स्पेसिफिक लोकेशन बताने के लिए भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इनक्लोज सरफेस के लिए, मतलब कोई बंद जगह हो, सीमित हो, ऐसे जगहों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे इन द बॉक्स, द बैंगल इज़ इन द बॉक्स, जो बैंगल है वो कहाँ है, बॉक्स में है। तो जो बॉक्स होता है वो इनक्लोज होता है। नेक्स्ट है आई एम इन अ कार, आई एम इन अ टैक्सी। तो ये भी जो स्पेस होता है वो इनक्लोज्ड होता है, मतलब बंद होता है। तो ऐसे जगहों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है ऑन, ऑन फॉर अ सरफेस। सरफेस मीन्स होता है सतह। जब हम सतह के बारे में बात करते हैं, जब सतह के लिए कोई चीज़ जब सतह पे रखी होती है तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, जो फ़ोन है वो कहाँ पे है, वो टेबल के ऊपर है। द टॉय इज़ ऑन द फ्लोर, जो खिलौना है वो कहाँ है, वो फ्लोर पे पड़ा हुआ है। जैसे ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप, ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क। ऐसे जगह पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का यूज़ हम करते हैं इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स। जब किसी दो वस्तु के बीच में बात होती है, जब दो वस्तु के बीच में बात होती है तो हम उसके लिए बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे दीप्ति स्टैंड बिटवीन देवांश एंड हर्ष। जो दीप्ति है वो देवांश और हर्ष के बीच में खड़ी है। इसका मतलब ये है कि जब हम दो व्यक्तियों के बीच की बात करते हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अमंग, और अमंग मतलब होता है विद इन अ ग्रुप। अभी हमने पढ़ा कि बिटवीन में हम दो व्यक्तियों के बीच की बात करते हैं और अमंग में क्या करते हैं, हम अमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में बताते हैं। जब कोई दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी चीज़ के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट अमंग द गर्ल्स। तो चॉकलेट को लड़कियों के बीच में बांटना है, तो बहुत सारी लड़कियों के बीच में बांटना है। किसको बांटना है? चॉकलेट को बांटना है। तो ऐसी स्थिति में हम अमंग का यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ इम्पोस्टर अमंग अस। हमारे बीच एक धोखेबाज है। तो हम बहुत सारे लोग हैं और हमारे बीच में एक इम्पोस्टर है, मतलब एक धोखेबाज है। तो जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, और जब दो से अधिक लोगों के बीच की बात होती है तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। And our next preposition is across. Across is movement from one side of an area, surface or line to the other side. Across में एक मूवमेंट होता है। जब हम कहते हैं ना कि इस पार से उस पार या फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो ऐसे सेंटेंस में हम across preposition का यूज़ करते हैं। जैसे I saw a breeze across the river. मैंने नदी पर इस पार से उस पार एक पुल देखा। तो इस पार से उस पार मतलब स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड एंड एंड्स टू दैट साइड। इट मीन्स कि ऐसे सेंटेंस में हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेपर। मैंने कागज पर एक रेखा खींचा, मतलब मैंने एक लाइन खींचा, मैंने इधर से एक लाइन खींचना शुरू किया और अक्रॉस द पेपर मतलब इस साइड तक मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया, तो इसे हम बोलते हैं अक्रॉस। इनटू, आवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इनटू। इनटू इज टू गो फ्रॉम आउटसाइड स्पेस टू इनसाइड स्पेस। जब हम आउटसाइड स्पेस से इनसाइड स्पेस में जाते हैं तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ एक कैट है जो बाहर से इस बॉक्स के अंदर आ रही है, और यहाँ एक कैट है जो अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। मतलब यहाँ पे आउटसाइड स्पेस से ये इनसाइड स्पेस में आ रही है और ये इनसाइड से आउटसाइड में जा रही है। तो जब हम आउटसाइड स्पेस से इनसाइड स्पेस में आते हैं तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। द कैट वेंट इनटू द बॉक्स। जो बिल्ली है वह बक्से में चली गई, मतलब बाहर से वो बक्से के अंदर चली गई मूवमेंट करते हुए। यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस करेंगी कि जो हमारा इनटू होता है और एक होता है हमारे पास इन, तो जब हम इनटू का यूज़ करते हैं और ये दोनों का जो मतलब होता है वो होता है में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इस इनटू के साथ होता है मूवमेंट। जब मूवमेंट के साथ मे का यूज़ होता है तो हम इनटू का यूज़ करते हैं, और जब मे के साथ कोई मूवमेंट नहीं होता है तो हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हिज मोबाइल इज़ इन पॉकेट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ पुटिंग his mobile into pocket। तो यहाँ पे क्या है? his mobile is in pocket। उसका मोबाइल जेब में है, उसका मोबाइल जेब में है, तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पोजीशन बताया जा रहा है मोबाइल का, विच इज़ पॉकेट।
नेक्स्ट है ही इज पुटिंग हिज मोबाइल इनटू पॉकेट, वह अपना मोबाइल जेब में रख रहा है। तो रखने के साथ क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलता है, और जब मूवमेंट के साथ हम कोई काम करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, इनटू का। और एक और चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं कि मोबाइल जब पॉकेट से बाहर था तो वो आउटसाइड स्पेस में था, और जो मोबाइल पॉकेट के अंदर गया तो वो इनसाइड स्पेस में गया। ऐसे कंडीशंस में भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, दीप्ति जम्प्ड इनटू द रिवर, दीप्ति ने नदी में छलांग लगाई। तो आउटसाइड स्पेस से वो कहाँ चली गई, इनसाइड स्पेस में। नेक्स्ट है हर्षिता वेंट इनटू द रूम, हर्षिता कमरे में गई। तो हर्षिता पहले कहाँ थी, बाहर थी, आउटसाइड स्पेस में थी, और अभी वो कमरे के अंदर चली गई, मतलब इनसाइड स्पेस में गई विथ मूवमेंट, मूवमेंट के साथ, क्योंकि वो चल के गई तो वहाँ पे मूवमेंट हुआ, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं इनटू। नेक्स्ट है देवांश इज पोरिंग वाटर इन द बकेट, देवांश बाल्टी में पानी डाल रहा था या बकेट में पानी डाल रहा था। तो देवांश क्या कह रहा था, एक मोमेंट के साथ जो वाटर था उसको पोर कर रहा था वो बकेट में। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनटू का। अभी तक हमने जितने भी आपको प्रीपोजिशन समझाएं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बुक से कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस को लेंगे, जिससे कि हम और भी अच्छे से इसको समझेंगे। तो आइए एक बार हम देखते हैं कि आपके बुक में प्रीपोजिशन से जुड़े हुए कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको सही प्रीपोजिशन को टिक करना है। फर्स्ट, रीता इज गोइंग टू स्लैश फॉर स्कूल। तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में हम टू का यूज़ करेंगे या फॉर का यूज़ करेंगे। रीता इज़ गोइंग टू स्कूल और रीता इज़ गोइंग फॉर स्कूल। तो टू और फॉर दोनों का ही यूज़ हम किसके लिए करते हैं, टू और फॉर दोनों को ही हम ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ट्रैवल के साथ जब जगह का पता हो तो हम करते हैं टू का यूज़, और जब ट्रैवल के साथ जगह का पता ना हो तो वहाँ हम यूज़ करते हैं फॉर का। जैसे रीता इज़ गोइंग टू स्कूल, हमें जगह पता है कि रीता कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। लेकिन अगर वहीं हम बोलते हैं कि रीता इज़ गोइंग फॉर वर्क, लेकिन मुझे नहीं पता है कि रीता काम करने के लिए कहाँ जा रही है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं फॉर का। आई होप आपको टू और फॉर का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है आई बॉट दिस पेन ऑफ रुपीज़ 10 और आई बॉट दिस पेन फॉर रुपीज़ 10। तो यहाँ पे आप ऑफ का यूज़ करेंगे या फॉर का यूज़ करेंगे। समझते हैं कि ऑफ का यूज़ हम कहाँ करते हैं। जैसे हमें बताना हो कि द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, सी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। यहाँ पे एक रिलेशन के बारे में बात हो रही है, और जहाँ हमें रिलेशन बताना होता है वहाँ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ये जो पेन है वो 10 रुपये का है, दिस पेन इज़ फॉर 10 रुपीज़। तो यहाँ पर जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर। नेक्स्ट है माई मदर इज़ नॉट एट होम और माई मदर इज़ नॉट इन होम। तो आप सबको पता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बात करते हैं तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एट अ मदर इज़ एट होम। नेक्स्ट है द फ्रॉग जम्प्ड इन द पॉन्ड, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। और अभी हमने बताया कि जब मूवमेंट के साथ कोई काम होता है तो हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि हम इनटू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15th अगस्त 1947 और इन 15th अगस्त 1957। अभी हमने बताया कि जब किसी डेट के बारे में बात होती है हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द स्कूल बस विल कम ऑन 7:30 AM, द स्कूल बस विल कम एट 7:30 AM। और अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जब आवर और मिनट्स में टाइम दिया रहे तो हम यूज़ करते हैं एट प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा विच इज़ एट।
तो अभी हमने आपको बताया कि जब दो लोगों के बारे में बात हो रही हो, दो लोगों के बीच के बारे में बात हो रही हो, तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन का, और जब दो से अधिक लोगों के बीच की बात हो रही हो तो हम यूज़ करते हैं अमंग का। तो यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, माय फ्रेंड एंड मी, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटवीन। तो हमने इन जनरल जितने भी प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया, अच्छे से आपको समझाया। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आप क्लास को 1 से 2 बार अच्छे से देखिए ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा और समझा। आप जितने भी क्वेश्चन के आंसर हमने कराए हैं उस बेस पे आप खुद से भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं उन वर्ड्स का और उस सेंटेंस का यूज़ करके। आई होप आज का क्लास आप सबको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको हमारे इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे अपने डाउट्स और क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट और सारी क्वेरीज़ को दूर करें। अगर आपने चैप्टर 4 के चैप्टर एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखिए। जब आप उस चैप्टर को देख लेंगे तो इस वीडियो को समझने में आपको और भी आसानी होगी। तो अभी के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने चैप्टर 5 के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले आपको करना क्या है, आपको अगर हमारा क्लास पसंद आया हो तो हमारे क्लास को लाइक करें, हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।